हेलो एवरीवन, मैं हूँ स्वाति और आज के एडिटोरियल एनालिसिस में जो फर्स्ट टॉपिक है वो रमन मैगसेसे अवार्ड की कंट्रोवर्सी जो चल रही है उसके ऊपर है। जो के शैलजा है उनको रमन मैगसेसे का जो ऑफ़र दिया गया था उससे उन्होंने डिनाई कर दिया है, वो एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं, सो अवार्ड को नहीं ले रही हैं। कारण ये है कि जो रमन मैगसेसे जिनके नाम पे ये अवार्ड इंस्टीट्यूट किया गया है वो एंटी कम्युनिस्ट थे और यही वजह बताई जा रही है। उन्होंने अपनी पार्टी से डिस्कशन करने के बाद ये कंक्लूड किया कि वो एक्सेप्ट नहीं करेंगी क्योंकि ये जो के शैलजा हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से बिलोंग करती हैं और क्योंकि रमन मैगसेसे जो थे वो एंटी कम्युनिस्ट थे, इस वजह से इस ऑफर को टर्न डाउन उन्होंने किया है। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इंडिया जापान रिलेशंस के ऊपर है और जो उसके नेक्स्ट टॉपिक है वो इंडिया बांग्लादेश के ऊपर है। हाल ही में केरला की फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर के शैलजा ने उन्हें मिलने वाले प्रेस्टीजियस रमन मैगसेसे अवार्ड को लेने से मना कर दिया। इस ऑफ़र को उन्होंने टर्न डाउन कर दिया है। उन्होंने कहा उन्होंने अपनी पार्टी के साथ जो डिस्कस करने के बाद ये स्टेप उठाया है कि उन्होंने इसे नहीं एक्सेप्ट किया है। ऐसा कहा जा रहा है, रीज़न ये दिया जा रहा है इसके पीछे कि जो रमन मैगसेसे है जिनके नाम पे ये अवार्ड इंस्टीट्यूटेड है वो एंटी कम्युनिस्ट थे, इस वजह से पार्टी ने ये डिसीजन लिया है। रमन मैगसेसे के बारे में जान लेते हैं। रमन मैगसेसे जो थे ये 7th प्रेसिडेंट थे फिलीपींस के, जिन्होंने दिसंबर 1953 से मार्च 1957 तक सर्व किया था और इनकी जो डेथ थी वो प्लेन क्रैश में हुई थी। प्लेन जो क्रैश हुआ था वो माउंट मैनुगल में हुआ था ऑन सेबू आइलैंड। तो यहाँ पे जो हमें पता होना चाहिए लोकेशन ऑफ माउंट मैनुगल पता होना चाहिए। देन सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था तो उन्होंने ही वॉज अ गोरिल्ला लीडर एट दैट टाइम अगेंस्ट द जापानीज एज अ पार्ट ऑफ 31st इन्फेंट्री डिवीजन ऑफ फिलीपींस। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ये गोरिल्ला लीडर थे और ये फाइट कर रहे थे अगेंस्ट जापानीज आर्मी के खिलाफ कर रहे थे। And the US took note of his military leadership during the war, appointed him as military governor of his home province after the Philippines attained independence in 1946. यूएस ने इनकी जो कैपेबिलिटीज़ थी, जिस तरीके से उन्होंने फाउट किया वॉर में, उसको देखते हुए, इनकी मिलिट्री लीडरशिप को देखते हुए इनको अपॉइंट किया एक मिलिट्री गवर्नर के तौर पे अपने होम प्रोविंस का, जब फिलीपींस ने अटेन कर ली थी इंडिपेंडेंस 1946 में। उसके बाद इनके पॉलिटिकल जर्नी की हम बात करें तो इन्हें ये इलेक्ट हुए थे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 1946 में और फिलीपींस में चल रहे हुक्स मूवमेंट, जो हुक मूवमेंट था वो कम्युनिस्ट के द्वारा लीड किया जा रहा था, उसके खिलाफ एक नेशनल डिफेंस बनाई गई थी। उस नेशनल डिफेंस के ये सेक्रेटरी अपॉइंट किए गए थे। 1953 में प्रेसिडेंट बने फिलीपींस के और इनका जो 3 साल का कार्यकाल रहा उसे गोल्डन ईयर्स ऑफ के तौर पे जाना जाता है फिलीपींस में। रमन मैगसेसे अवार्ड की बात करें तो 1957 में रॉकफेलर ब्रदर्स फंड 1957 में रॉकफेलर्स ब्रदर फंड करके थे, तो इस फंड ने इस्टेब्लिश किया रमन मैगसेसे अवार्ड को। इस अवार्ड को जो था इस्टेब्लिश किया गया प्रेसिडेंट के ऑनर में। रमन मैगसेसे वहाँ के प्रेसिडेंट थे, उनके ऑनर में इसे इस्टेब्लिश किया गया और ये एग्रीमेंट हुआ था जो रॉकफेलर ब्रदर फंड है उनका फिलीपीन गवर्नमेंट के साथ। बाद में जो रॉकफेलर ब्रदर फंड थे इन्होंने रमन मैगसेसे अवार्ड पहले इस्टेब्लिश किया, उसके बाद इन्होंने इसी फंड ने सेटअप किया रमन मैगसेसे अवार्ड फाउंडेशन बनाई। ये फाउंडेशन बनाई इन्होंने, उद्देश्य ये था कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगी जो कि एशिया के बिगेस्ट ऑनर को जो है मैनेज करेगी और किस क्षेत्र में ये दिया जाता है कि जिन लोगों ने बहुत बदलाव लाए हैं लोगों के लाइफ में, ट्रांसफॉर्म की है लोगों की लाइफ बाय देयर सेल्फलेस वर्क, उस वजह से ये दिया जाता है। तो जो दिया जाता है रमन मैगसेसे अवार्ड, उसका उद्देश्य उसका जो किन लोगों को दिया जाएगा जिन्होंने सेल्फलेस वर्क किया है फॉर ट्रांसफॉर्मिंग द लाइफ्स ऑफ द पीपल, जिन्होंने अपने एफर्ट से लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लाए हैं। इस अवार्ड को, रमन मैगसेसे अवार्ड को एशिया का नोबेल प्राइज़ माना जाता है और शुरुआत में इसे दिया जाता था किन लोगों को, जिन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है किन सेक्टर्स में, जो ट्रांसफॉर्म की है लाइफ सेल्फलेस वर्क से, वो किन सेक्टर्स में उन्होंने काम करके किया है। गवर्नमेंट सर्विस में दिया जाता था, पब्लिक सर्विस, कम्युनिटी लीडरशिप, जर्नलिज्म, लिटरेचर एंड क्रिएटिव कम्युनिकेशन, आर्ट्स एंड पीस एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। बाद में इस कैटेगरी में एमर्जेंट लीडरशिप जो था वो भी ऐड किया गया। एमर्जेंट लीडरशिप के उसमें भी अवार्ड दिया जाने लगा। अब तक 58 इंडियंस ऐसे हैं जिन्हें इस अवार्ड से नवाजा गया है और उनमें जो शुमार हैं वो मदर टेरेसा, सत्यजीत रे, वर्गीस क्यूरिन, अरविंद केजरीवाल, महाश्वेता देवी एंड अरुणा रॉय हैं।
हुक्बलाप मूवमेंट जो था ये फिलीपींस में हुआ था, ये कम्युनिस्ट के द्वारा लीड किया गया था। तो ये जो हुक्बलाप था ये कम्युनिस्ट लीड पीजेंट बेस्ड मूवमेंट था और इसकी जो रूट्स हैं वो प्री कॉलोनियल एरा में देखने को मिलती है। 1940 में से फाउंड किया गया था। उस वक्त जापानीज़ आर्मी ने फिलीपींस को इन्वेड किया था। तो ये जो थे ये फाइट करे थे जापानीज़ आर्मी से। एंड अ मेंबर ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ फिलीपींस लुइस टारुक वाज इट्स फर्स्ट कमांडर। इस मूवमेंट के जो पहले कमांडर थे वो थे लुइस टारुक, जो कि मेंबर थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ फिलीपींस के। ये एक पॉपुलर मूवमेंट के तौर पे एमर्ज हुआ था, बहुत ऑर्गेनाइज था, ट्रेंड फोर्सेस इसके अंदर थी। एंड दे सीज, इनका जो उद्देश्य था वो ये था कि एक बार वर्ल्ड वॉर सेकेंड जब ख़त्म होगा तो ये पावर सीज करेंगे। हालांकि बाद में चल के यहाँ पे जो मिसट्रस्ट था बिटवीन यूएस आर्मी और हुक्स वो ग्रू होता है, जिसकी वजह से कन्फ्रंटेशन देखने को मिलती है यूएस आर्मी और रिबेल्स के बीच में। वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है, फिलीपींस गवर्नमेंट बनती है। फिलीपींस गवर्नमेंट बनने के बाद वहाँ पे फिलीपींस गवर्नमेंट को बैक किया जाता है यूएस के द्वारा और इस रिबेल्स जो थे इनको डिसआर्म कर दिया जाता है। फर्स्ट इलेक्शंस में इंडिपेंडेंस जब फिलीपींस को मिलती है उसके बाद जब पहले इलेक्शंस होते हैं तो ये हुक्काबलाप जो थे ये भी कंटेस्ट करते हैं और कुछ सीट जीतने में कामयाब रहते हैं, लेकिन इन्हें अनसीट कर दिया जाता है। फिर उसके बाद ये हुक्स जो थे ये रिट्रीट कर जाते हैं जंगल्स में इन सेंट्रल लुजोन और फिर वहाँ पे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को दोबारा से रीस्ट्रक्चर करने लगते हैं जिससे कि जो नई गवर्नमेंट फिलीपींस में बनी है उसको ओवरथ्रो कर सकें। President Manuel Roxas intended to fill his promise of removing Hooks from the island, then insurrection started against Hooks. जो Hooks अब हम देख रहे हैं कि जो जंगल में चले गए थे सेंट्रल लुजोन और वहाँ जाके वापस अपनी रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे थे, तो इस वक्त प्रेसिडेंट मैनुअल रॉक्स वहाँ के होते हैं। तो वो उन्होंने उनका ये उद्देश्य था कि जो हुक्स बचे हुए हैं आइलैंड पे उनको रिमूव किया जाए, तो इनके खिलाफ इंसरक्शंस स्टार्ट होती है। 1946 एंड 50 में हुक्स जो है वो काफ़ी बड़े पैमाने पे जो आइलैंड होते हैं उसके कुछ पैचेस पे अपना कंट्रोल करने में कामयाब रहते हैं और टारगेट करते हैं फिलिपिन आर्मी को और पुलिस कॉन्स्टेबलरी को। इस सिचुएशन से डील करने के लिए, टू डील विद द थ्रेट ऑफ दिस अपराइजिंग, वहाँ पे उस वक्त जो प्रेसिडेंट होते हैं एल्पिडो क्यूरिनो वो अपॉइंट करते हैं रमन मैगिसेसे को सेक्रेटरी के तौर पे नेशनल डिफेंस के, और जो कि एक वोकल स्पोक पर्सन थे अगेंस्ट कम्युनिज्म। तो अब जो है वो बढ़ती अपराइजिंग्स जो देखने को मिल रही थी हुक्स की, उससे डील करने के लिए उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे एल्पिडो क्यूरिनो वो अपॉइंट करते हैं रमन मैगिसेसे को सेक्रेटरी के तौर पे नेशनल डिफेंस की, जो कि रमन मैगिसेसे हैं वो एक वोकल स्पोक पर्सन थे अगेंस्ट कम्युनिज्म थे, वो कम्युनिस्ट के खिलाफ थे। रमन मैगिसेसे जो थे वो लॉन्च करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉर्प्स। ये एक प्रोजेक्ट था जिसमें इस्टेब्लिश किया गया टू रीसेटलमेंट। उसके बाद वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉर्प्स करके जो है एक प्रोजेक्ट चलाया जाता है जिसका उद्देश्य ये होता है कि जो हुक्स हैं इनको रीसेटल किया जाए कॉलोनीज़ में, इनको कैसे किस तरीके से मेन स्ट्रीम सोसाइटी के साथ जोड़ा जा सके, किस तरीके से इस चीज़ को फैसिलिटेट किया जा सके कि इनका रिटर्न मेन स्ट्रीम सोसाइटी में लाया जा सके, और लैंड रिफॉर्म लॉज को पुश किया गया। बाद में जो प्रेसिडेंट रमन मैगिसेसे प्रेसिडेंट बनते हैं और उन्होंने हुक्स के खिलाफ एंटी हुक कैंपेन चलाई जिसका नाम था ऑपरेशन थंडर लाइटनिंग 1954 में, जिससे विद द हेल्प ऑफ अ रीऑर्गेनाइज मिलिट्री और इंटेलिजेंस जो फिलीपींस के पास थी उसकी मदद से एंटी हुक कैंपेन चलाई गई थी। एंटी हुक कैंपेन जो था वो था ऑपरेशन थंडर लाइटनिंग, ये चलाया था प्रेसिडेंट रमन मैगिसेसे ने। तो इन सब में हम देखें तो रमन मैगिसेसे जो थे वो एंटी कम्युनिस्ट थे और जो के शैलजा है वो कम्युनिस्ट पार्टी से आती हैं। तो रमन मैगिसेसे की जो आइडियोलॉजी थी उसके वो क्योंकि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के अगेंस्ट थे, तो जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है इस वजह से इस जो प्रेस्टीजियस अवार्ड जो के शैलजा को दिया जा रहा था, जो कि खुद भी कम्युनिस्ट पार्टी से आती हैं, इस वजह से ये जो ऑफ़र था इसे टर्न डाउन कर दिया गया है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो इंडिया जापान रिलेशन के ऊपर है। तो हम देखें तो हमारे जो रिलेशन है जापान से काफ़ी कॉर्डियल रहे हैं, हमारी काफ़ी गुड टर्म्स हैं जापान के साथ। अगर हमारे टर्म्स की बात करें तो सिर्फ इकोनॉमिक रिलेशन ही नहीं है इंडिया के जापान के साथ, बल्कि कल्चरल अंडरपिनिंग्स भी हैं। अगर दोनों कंट्री के रिलेशन की बात करें तो ये डेट बैक्स टू 6th सेंचुरी, जबकि बुद्धिज़्म जो है जापान में एंटर होता है। इंडिया जो है वो बर्थ प्लेस रहा बुद्धिज़्म का, और फिर यहाँ से जो है बुद्धिज़्म का स्प्रेड टू द रेस्ट ऑफ द एशियन कंट्रीज़ में होता है। तो ये एक वजह भी है कि क्यों जो पीपल ऑफ जापान है दे फील सो क्लोज एसोसिएशन विद द इंडिया।
उसके बाद जब फर्स्ट जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड ख़त्म होता है एंड जापान की बहुत बुरी स्थिति थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, डिवास्टेटेड वो हो चुके थे बिकॉज ऑफ द एटॉमिक अटैक्स जो उन पर किए गए थे, बिल्कुल डायलेप्टेड हो चुका था जापान। तो उसके बाद जब 1949 में इंडिया के उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने वहाँ पे डोनेट किया एक इंडियन एलिफेंट इन टोक्यो ज़ू। दिस ब्रॉट लाइट इन द लाइफ ऑफ द जापानीज़ पीपल who still had not recovered from the defeat in the war। उसके बाद दोनों कंट्रीज़ ने, इंडिया और जापान ने पीस ट्रीटी भी साइन की थी और डिप्लोमेटिक रिलेशन की शुरुआत होती है 28 अप्रैल 1952 से। ये जो ट्रीटी, पीस ट्रीटी की थी जापान ने इंडिया के साथ, ये वन ऑफ द फर्स्ट ट्रीटी थी जो जापान ने किसी कंट्री के साथ, पीस ट्रीटी जो वन ऑफ द फर्स्ट पीस ट्रीटी जो जापान ने किसी कंट्री के साथ की थी, तो वो जो है वो इंडिया के साथ की गई थी। अगर हम बात करें तो इंडिया ने एक्सपोर्ट किया था, और आयरन ओर जो है एक्सपोर्ट हम करते हैं जापान को, बिकॉज वी हैव गुड सोर्स ऑफ द आयरन ओर, हमारे पास अच्छे खासा सोर्स है तो हम उसे एक्सपोर्ट करते हैं। और उस आयरन ओर से उन्हें काफ़ी हेल्प मिली टू वापस से जो उन्होंने रीस्ट्रक्चर किया खुद को आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद। उसके बाद उन्होंने अपनी इकनॉमी की जो है वो वापस से रफ्तार पकड़ी। तो इंडियन आयरन ओर हेल्प देम टू अ ग्रेट एक्सटेंट इन रिकवरिंग फ्रॉम दैट डिवास्टेशन ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2। दोनों कंट्रीज़ इंडिया और जापान जो है ये मानते हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंडो पैसिफिक रीजन में होना चाहिए, एंड दैट इज़ टू साथ ही साथ जो हम इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट तो करें, एट द सेम टाइम हमें प्रमोट करना है पीस, स्टेबिलिटी, प्रोस्पैरिटी। दोनों ही कंट्री का ये मानना है कि जो डेवलपमेंट हो, उस जो डेवलपमेंट कॉपरेशन होना चाहिए, दैट शुड बी, डेवलपमेंट कॉपरेशन शुड बी ओपन, ट्रांसपेरेंट और नॉन एक्सक्लूसिव मैनर में होना चाहिए। एंड इन जो रिस्पेक्ट है टुवर्ड्स दी सोवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, वो मेंटेन की जानी चाहिए। एंड ऑल्सो द लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज़ एंड उनको भी प्रायोरिटाइज़ किया जाना चाहिए। अगर हम बात करें एफडीआई की, तो इंडिया ने 2000 अप्रैल 2000 से जून 2018 तक जो एफडीआई वहाँ जापान से रिसीव किया है वो $28.16 बिलियन किया है। जो इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज इंडिया में हुए हैं जापान की तरफ से, जो एफडीआई रिसीव हमने किया है वो $28.16 बिलियन किया है 2000 अप्रैल 2000 से जून 2018 तक। और यहाँ हम अगर बात करें तो जो लिस्ट ऑफ दी कंट्रीज़ है जो दैट इंडिया एक्सपोर्ट्स टू की अगर हम बात करें तो इसमें जापान की जो पोजीशन है वो 18th है, और द लिस्ट ऑफ द कंट्रीज़ इंपोर्टिंग इनटू इंडिया की हम बात करें तो इसमें जापान की रैंक 12th है। दोनों ही कंट्रीज़ जो है मानती हैं कि जो डेवलपमेंट कॉपरेशन इंडो पैसिफिक रीजन में किया जाना है, सो दैट एक इक्विटेबल पॉजिटिव फॉरवर्ड लुकिंग चेंज जो है रीजन में लाया जा सके and contribute किया जा सके at the same time Indo-Pacific region and at the same time Africa, contributing to the socio-economic development of Africa is also on the agenda of both the two countries। अब इंडिया और जो जापान है इनकी इकोनॉमिक डोमेन में किन किन एरियाज़ में पार्टनरशिप चल रही है, क्या क्या प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं, उनको देखते हैं। तो सबसे पहला जो दोनों कंट्रीज़ काम कर रहे हैं वो इंडो पैसिफिक रीजन की कनेक्टिविटी को लेकर कर रहे हैं, किस तरीके से इंडो पैसिफिक रीजन में कनेक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है। और इस कनेक्टिविटी में इंक्लूड किया गया है श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश एज वेल एज अफ्रीका को। दूसरी बात, यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म फॉर जापान इंडिया बिजनेस कॉपरेशन इन एशिया अफ्रीका रीजन, ये जो इस पर डिस्कशन चल रहा है, और दोनों देशों ने, जो दोनों प्राइम मिनिस्टर हैं दोनों कंट्रीज़ के, उन्होंने इसको वेलकम किया है, क्योंकि इससे जो एक्सचेंज बिटवीन द बिजनेस आइडियाज़ है वो बढ़ेगा, एंड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स डेवलप किए जाएंगे, इंडस्ट्रियल नेटवर्क दोनों रीजन्स में डेवलप किए जाएंगे। तो ये जो फर्स्ट जो है वो कनेक्टिविटी इशू है, सेकेंड जो है प्लेटफॉर्म फॉर जापान इंडिया बिजनेस कॉपरेशन इन एशिया एंड अफ्रीका रीजन। तो बिजनेस प्लेटफॉर्म्स जो है उनको डिस्कस किया जा रहा है ताकि दोनों देशों में बिजनेस का एक्सचेंज किया जा सके, एंड एट द सेम टाइम जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं उनको डेवलप किया जा सके। तीसरा जो है दोनों देशों के बीच में वो इंडिया जापान एक्ट ईस्ट फोरम है। इस एक्ट ईस्ट फोरम ने कुछ एरियाज़ को आइडेंटिफाई किया है, कुछ प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया है जो कि इम्प्लीमेंट किए जाने हैं। वो किन किन क्षेत्रों में किया है, तो एक तो कनेक्टिविटी है, दूसरा सस्टेनेबल फॉरेस्ट, इकोलॉजिकल मैनेजमेंट। तो दोनों देशों ने इस इंडिया एंड जापान एक्ट ईस्ट फोरम ने जो आइडेंटिफाई किया है वो इकोलॉजिकल सस्टेनेंस पे भी इनका फोकस है कि उसको कैसे सुधारा जा सकता है, डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन जो है वो कैसे किया जा सकता है। एंड ये जो इंडिया और जापान एक्ट ईस्ट फोरम है, इन्होंने हाईलाइट किए कि किस तरीके से इंडिया के अंदर स्मार्ट आइलैंड्स जो हैं उनको डेवलप किया जाएगा। सो एट द सेम टाइम इन्होंने हाईलाइट किया कि किस तरीके से इन द कमिंग ईयर्स में ये लोग डेवलप करेंगे स्मार्ट आइलैंड्स इन इंडिया।
इसके नेक्स्ट जो है वो मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल जो प्रोजेक्ट है वो चल रहा है, जो कि दोनों देशों के बीच में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसको अब 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज़ इंडिपेंडेंस, दिस कोलेब्रेशन मार्क बाय द 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस, हमने 70th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस मनाया। एंड दिस मुंबई अहमदाबाद रेल हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट जो है ये असिस्टेंस से चल रहा है, ये जो प्रोजेक्ट है वो जापान के असिस्टेंस से चल रहा है। देन जापान रोल इन प्रमोटिंग कनेक्टिविटी थ्रू क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सच एज, एक तो हमारा जो चल रहा है वो मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है जो हम जापान के सहयोग से चला रहे हैं। दूसरा हमारा जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है और दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, उसमें भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी बिल्डिंग की जा रही है वो जापान के असिस्टेंस से की जा रही है। इसके साथ ही जो इंडिया के इनिशिएटिव है मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, क्लीन इंडिया मिशन, ये सारे जो हम लोग रन कर रहे हैं, इसके अंदर भी जो रिसोर्सेज और जो टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है उसमें भी असिस्टेंस जापान से मिल रही है। और जो जापान का पब्लिक प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन प्रोजेक्ट्स में हुआ है वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो हमारे कंट्री में प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं मेक इन इंडिया जो हम चला रहे हैं, स्किल इंडिया, क्लीन इंडिया मिशन, तो इन सब में भी इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी की हम बात करें, इन टर्म्स ऑफ जो इन्वेस्टमेंट की चाहे हम बात करें, चाहे हम इसमें रिसोर्सेज की बात करें, एडवांस टेक्नोलॉजी की बात करें हमें, या फिर जापान का पब्लिक प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट जो आ रहा है वो सारा जापान से जो है हमें असिस्टेंस मिल रही है। इसके अलावा जो जापान का FDI इंडिया में आता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो उनकी तरफ से यहाँ पे होता है अंडर द इंडिया जापान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पार्टनरशिप, दैट इज़ ऑल्सो प्रोग्रेसिंग। एंड अदर इनिशिएटिव इंक्लूड द जापान इंडिया रोड मैप फॉर इन्वेस्टमेंट प्रमोशन। तो इन टर्म्स ऑफ FDI ये एक ऑल्सो एरिया ऑफ द कॉपरेशन है दोनों देशों के बीच में। देन बायलैटरल स्वैप अरेंजमेंट है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। इसके अलावा जो ह्यूमन रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो बहुत सारे ह्यूमन रिसोर्स मतलब जो भी प्रोजेक्ट्स हम चला रहे हैं उसमें मतलब किस तरह से हमें ह्यूमन रिसोर्स इन एवरी जो भी प्रोजेक्ट चलाएंगे ह्यूमन रिसोर्स उसमें हमें चाहिए होता है, और किस तरीके से ह्यूमन जो है उनको एंडो जो भी न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ रही है एक तो उससे उनके जो स्किल्स टू यूज़ दैट टेक्नोलॉजी और कैसे उनके स्किल्स इंप्रूव किए जाते हैं जो ह्यूमन से उनके, तो उस सारे प्रोजेक्ट्स में हमें जापान की असिस्टेंट प्राप्त हो रही है। तो कॉपरेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड एक्सचेंज इंक्लूड थ्रू यूटिलाइजिंग फ्रेमवर्क सच एज, किस तरीके से ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट किया जा रहा है जापान के थ्रू। तो जापान का एक इनोवेटिव एशिया इनिशिएटिव है और टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम है। दो इनिशिएटिव की बात की गई है इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट किस तरीके से किया जा रहा है, तो उनके दो इनिशिएटिव है जापान के, इनोवेटिव एशिया इनिशिएटिव और टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसकी वजह से जो है डेवलप किया जाएगा, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट किया जाएगा, विल बी फर्दर प्रमोटेड अलाइनिंग विद द इमर्जिंग डिमांड्स। जिस तरीके की इंडस्ट्रीज़ की जो डिमांड है, जिस तरह का स्किल सेट उनको चाहिए वो जो है डेवलप किया जाएगा इन दो इनिशिएटिव्स के थ्रू, इनोवेटिव एशिया एंड टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसके अलावा जो और एरियाज़ ऑफ कॉपरेशन अगर दोनों कंट्रीज़ के बीच में हम देखें तो डिजिटल पार्टनरशिप, डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है, डिजिटल एरिया जो है उसमें हम देखेंगे कि दोनों जो है कॉपरेट करिए नेशंस। जो AI सॉल्यूशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉल्यूशन फॉर द सोसाइटल बेनिफिट, वो किया जा रहा है। और कन्वर्जेंस जो हमारे प्रोग्राम्स हैं विद दैट ऑफ द जापान के द्वारा जो रन किए जा रहे थे, यहाँ पे जो डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया है, ये हमारे फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं, इनका कन्वर्जेंस किया जाएगा विद द स्मार्ट सिटी विद जापान एंड सोसाइटी 5। इसके साथ साथ पीपल टू पीपल एक्सचेंज जो है उसको बढ़ाने की बात की जाती रहती है और एट द कोर ऑफ द बोथ द टू कंट्रीज़ एंड नोटेड विद सेटिस्फैक्शन दैट द ग्रोइंग कल्चरल एजुकेशन, तो जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ाया जाएगा वो कैसे बढ़ाया जाएगा, ग्रोइंग द कल्चरल एजुकेशन, पार्लियामेंट्री, अकेडमिक, इंक्लूडिंग द इंडो पैसिफिक फोरम, इन सब के थ्रू पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट जो है थ्रू द पार्लियामेंट्री जो डेलीगेट से इधर उधर क्रॉस किए जाएँ, एंड कल्चरल एजुकेशन जो यहाँ से कुछ जो है लोगों को भेजा जाता है इन ऑर्डर फॉर द कल्चरल एंड एजुकेशनल टू लर्न अप दी थिंग्स फ्रॉम देम, एंड वहाँ के लोग भी आते हैं। तो ये कल्चरल जो एक्सचेंज है उसके थ्रू पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस है उसके, वो भी जो है दोनों कंट्रीज़ के बीच में इम्पॉर्टेंट है। व्हाट आर द चैलेंजिंग एरियाज़ बिटवीन बोथ द टू कंट्रीज़, इंडिया एंड जापान के बीच में चैलेंजेस क्या क्या हैं। तो अगर हम देखें इकोनॉमिक कॉपरेशन अभी भी हम दोनों जो कंट्रीज़ का फार बिलो है। अगर हम इसी रिस्पेक्ट में इंडिया चाइना की बात करें तो दैट इज़ 30 टाइम्स अहेड देन व्हाट इज़ इंडिया एंड जापान इज़ हैविंग। इसके अलावा जो हमारी एक्सेस है टू जापानीज़ मार्केट में वो बहुत लिमिटेड है, क्योंकि जो वेरियस सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी मेजर्स लग जाते हैं उसकी वजह से अभी जो इंडिया एक्सेस टू जापानीज़ मार्केट है वो बहुत लिमिटेड है। डिफेंस इक्विपमेंट्स के एक्सचेंज की बात करें तो वो तो बहुत ही लिमिटेड स्केल पे है, और एट द सेम टाइम
जो कंसर्न्स रिगार्डिंग चाइनाज इंटेंशन इन इंडो पैसिफिक रीजन वो दोनों ही देशों के बीच में है, द चाइनीज इंटेंशन इंडो पैसिफिक रीजन, बट नन विश टू थ्रेटन चाइना विथ डेवलपिंग पार्टनरशिप। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो इंडिया बांग्लादेश के ऊपर है। तो अभी जो मीटिंग विद बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जो है वो विज़िट कर रही है, तो उस पर अभी जो बातचीत होगी वो होगी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है दैट विल शॉर्टली बिगिन। अगर हम दोनों देशों की बात करें तो जो ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर है अलॉन्ग द बॉर्डर वो बढ़ रहा है, एक्सपेंशन कनेक्शन दोनों देशों के हुए हैं, ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर अलॉन्ग द बॉर्डर बढ़ा है, तो जो बायलैटरल ट्रेड है वो बढ़ रहा है, जो इकनॉमीज़ है दोनों की वो एक्सपैंड हो रही हैं। जो बांग्लादेशी एक्सपोर्ट है, लार्जेस्ट एशियन मार्केट फॉर बांग्लादेशी एक्सपोर्ट वो करेंटली इंडिया है। जो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश जिस नेशन को एक्सपोर्ट कर रहा है वो करेंटली इंडिया है। लार्जेस्ट एशियन मार्केट फॉर बांग्लादेशी एक्सपोर्ट इज़ करेंटली इंडिया। द बायलैटरल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट विल शॉर्टली भी सब्जेक्ट इस, ये जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है ये इस पर भी डिस्कस किया जाएगा दोनों कंट्रीज़ के बीच में, हाउ टू एक्सेलरेट फर्दर प्रोग्रेस। ये जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है इस पर बातचीत 2018 से चल रही है, और अभी जो है वो जो दोनों कंट्रीज़ हैं वो अपना जो पेस है, रफ्तार है, वो बढ़ाना चाहती है, क्योंकि जो इकोनॉमिक शॉक दोनों कंट्रीज़ ने की इकोनॉमीज़ ने फेस किया उसके बाद से इट बिकम एन अर्जेंसी। जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है वो फोकस करेगी ऑन द ट्रेड इन गुड्स सर्विसेज इन्वेस्टमेंट पे चर्चा की जाएगी इसमें, एंड विद द की ऑब्जेक्टिव बीइंग द रिडक्शन ऑफ ट्रेड गैप जो दोनों कंट्रीज़ के बीच में है उसे कैसे कम किया जाए। बांग्लादेश जो है 2026 में वो आ जाएगा इन द कैटेगरी ऑफ डेवलपिंग नेशन, जिसके बाद जो ट्रेड बेनिफिट्स जो उसे अभी मिल रहे हैं, क्योंकि करंटली वो जो है लीस्ट डेवलप कंट्री के अंदर आते हैं, तो वॉट एवर द ट्रेड बेनिफिट अभी उन्हें मिल रहे हैं वो फिर उनको नहीं मिलेंगे। तो बिकॉज वो देखते हुए कि बाय 2026 ग्रेजुएट दे विल गोइंग टू ग्रेजुएट एज द डेवलपिंग नेशन, इट इज़ एन अर्जेंटली रिक्वायर्ड इन देयर केस की जो है इसको फाइनलाइज किया जाए। जो कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट है, ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है दिस ईयर, उसको वो जो है फाइनलाइज किया जाए। एंड दिस comprehensive economic partnership agreement had figured prominently during the last commerce secretary level meeting in New Delhi in March this year। अभी हम देखें तो और कौन कौन से जो ट्रेड एग्रीमेंट जो एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क जो दोनों देशों के बीच में चल रहे हैं वो कौन कौन से हैं। तो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की अगर हम बात करें तो जब प्राइम मिनिस्टर मोदी बांग्लादेश गए थे जून 2015 में, उस वक्त ये बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट दोनों कंट्रीज़ के बीच में रिन्यू किया गया था 5 सालों के लिए, विद अ प्रोविजन फॉर ऑटो रिन्यूअल इसका होता रहेगा, एक्सटेंड होता रहेगा। दूसरा साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया जो है साफ्टा, उसकी बात करें साफ्टा की, तो इस प्रोविजन में साफ्टा में बांग्लादेश ने एक्सटेंड किया था प्रेफरेंशियल टैरिफ टू इंडियन एक्सपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट आउटसाइड द सेंसिटिव लिस्ट ऑफ 993 आइटम्स। तो इसमें बांग्लादेश ने एक्सटेंड किया प्रेफरेंशियल टैरिफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स को आउटसाइड द सेंसिटिव लिस्ट ऑफ 993 आइटम्स। एंड 2011 में इंडिया ने अनाउंस किया था ड्यूटी फ्री कोटा फ्री असेस बांग्लादेश को फॉर ऑल टैरिफ लाइन एक्सेप्ट टबैको और एल्कोहल को छोड़ के। देन प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, तो ये जो एग्रीमेंट हुआ था प्रमोशन प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट किया गया था 2011 से, और जॉइंट इंटरप्रिटेटिव नोट्स टू द एग्रीमेंट वर साइंड ड्यूरिंग द विजिट ऑफ इंडिया फाइनेंस मिनिस्टर टू बांग्लादेश इन अक्टूबर 2017। दैन प्रोटोकॉल एंड दिस इनलैंड वाटरवेज ट्रेड एंड ट्रांसिट, तो फैसिलिटेट करने के लिए ट्रेड और ट्रांसिट को थ्रू द इनलैंड वाटरवेज ये प्रोटोकॉल साइन किया गया था। हैज़ बीन ये 1972 से जो है इसे इनिशिएट किया गया था, एंड दिस ये भी 5 ईयर्स से रिन्यू किया जाता है, ऑटो रिन्यूअल मोड में है। प्रोटोकॉल ये जो है ऑन इनलैंड वाटरवे ट्रेड ट्रांसिट, इसमें क्या है, इसमें ये है कि इसमें अलाउ किया जा रहा है जो मूवमेंट है गुड्स का बाय द वेसल्स के थ्रू ऑन द 8 रूट बिटवीन पॉइंट्स इन इंडिया एंड बांग्लादेश। MOU जो है ऑन कोस्टल शिपिंग दोनों कंट्रीज़ के बीच में किया गया है। यहाँ पे डायरेक्ट सी मूवमेंट ऑफ कंटेनर्स बल्क ड्राई कार्गो बिगिन आफ्टर साइनिंग ऑफ दिस MOU ऑन कोस्टल शिपिंग इन जून 2015, एंड दिस हैज़ रिड्यूस द शिपिंग टाइम। जब दिस आफ्टर साइनिंग दिस MOU द शिपिंग टाइम बिटवीन बोथ द टू कंट्रीज़ वो रिड्यूस हो गया है। MOU ऑन बॉर्डर हार्ट्स जो है वो जो है दोनों देशों के बीच में, दिस MOU ऑन बॉर्डर हार्ट्स इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में ये रिन्यू किया गया था अप्रैल 2017 में ड्यूरिंग द विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर हसीना टू इंडिया। करंटली
जो है 4 बॉर्डर हार्ट्स जो है वो लगाए जा रहे हैं, वो 2 तो जिसमें से मेघालय है पे लगाए जा रहे हैं और जो 2 है वो त्रिपुरा है, वो फंक्शनल है। इसके अलावा जो 2 मोर हार्ट्स हैं वो सेटअप किए जाने हैं त्रिपुरा बांग्लादेश बॉर्डर पे, वो अभी अंडर वे है, अभी उन्हें पूरा किया जाना बाकी है। एंड 2 साइड हैव ऑल्सो डिसाइडेड कि आइडेंटिफाई की जाए और लोकेशन फॉर अनदर 6 बॉर्डर हार्ट्स।